वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 टू द पावर n प्लस 15n माइनस 1 एक गुणक होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि 4 टू द पावर n माइनस 15 प्लस 15n माइनस 1, ये जो आपका दिया गया है इक्वेशन, इसमें n का कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो कौन सा नंबर हमेशा वहाँ पर गुणक के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जनरली n के एक दो वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आपको आंसर वहाँ पर से मिल जाएगा। तो चलिए n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 15 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 आ गया। अब आपको क्या करना है, 18 का फैक्टर करके देखना है कौन कौन से फैक्टर में टूट रही है। तो ये 2 नहीं 18 हो जाएगा, और क्या हो सकता है 3 छक्के 18। अब ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए 5 किसी भी फैक्टर में नहीं है, 7 कोई से फैक्टर में नहीं है, 9 है आपका और 11 भी नहीं है। यहाँ पर 9 आपका फैक्टर में मिल रहा है, इसका मतलब अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो देख लीजिए भाई, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था, मुश्किल से 1.5-2 मिनट में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बस आपको समझ लेना है कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। n वाले फॉर्म में दिया जाए ना तो कभी भी आपको मेन कॉन्सेप्ट से नहीं बनाना है, हमेशा आप n का वैल्यू कुछ पुट कर लीजिए 1 2 3, वहाँ से आपका वैल्यू मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 मैट्रिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये दिया गया है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है कि इफ़ बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, B इज़ द इनवर्स ऑफ ए, मतलब B इज इक्वल टू क्या है आपका A इनवर्स है, तब आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जानते हैं भी कि A इनवर्स का मतलब क्या होता है। A इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो सबसे पहले हम A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। तो पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 रहेगा तो कभी भी निकल नहीं पाएगा इनवर्स। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट किसका, A का। तो अगर मैं A के डिटरमिनेंट की बात करूं यहाँ पर, तो A का डिटरमिनेंट आपके पास हो जाएगा ये 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5 प्लस 1, दैट मीन्स 10। ठीक है, अब देखिए जब आप इस चीज़ को यहाँ पर रखोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट कितना है, 10 आया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर b का वैल्यू नहीं दिया था, 10 b का वैल्यू दिया था। और अगर मैं 10 को यहाँ क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 b आ जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो 10b की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ a के बराबर आने वाली है। अब आपको क्या करना है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना था, ये अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो मैट्रिक्स मिलने वाला है 10b वो ये आ रहा है, और ये जो 10b किसके बराबर आने वाला है, एडजॉइंट ऑफ a के बराबर आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पर से अल्फा के वैल्यू को कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपका इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगर मेरे को एडजॉइंट फाइंड करना है तो मैं पूरे मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्यों फाइंड करूँ भाई, मेरे को तो ये अल्फा का वैल्यू बस फाइंड करना है ना, तो मैं क्यों ना ये अल्फा के प्लेस के लिए एडजॉइंट फाइंड करूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कभी भी जब हम एडजॉइंट निकालते हैं, जैसे कि मैंने एडजॉइंट निकाला 1 का, है ना, 1 का जैसे मैं एडजॉइंट निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको कॉलम में लिखते जाता हूँ, है ना। जैसे 2 का मैं एडजॉइंट निकालूंगा, 2 के लिए जो एडजॉइंट वैल्यू निकलेगा वो इस -1 के प्लेस पे आएगा, है ना भाई। ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है, जब भी मैं इस 2 प्लेस के लिए एडजॉइंट निकालूंगा तो वो -1 के प्लेस पे आएगा। ठीक है, और -1 का अगर एडजॉइंट निकालूंगा तो वो 2 के प्लेस पे आएगा। वैसे ही अगर मेरे को अल्फा का एडजॉइंट चाहिए, ध्यान रखेंगे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अल्फा यहाँ पर है तो इसका एडजॉइंट कब मिलेगा, जब मैं ये 1 का एडजॉइंट निकालूंगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो मेरे को एक्चुअल में करना क्या है, इस 1 का ही एडजॉइंट निकालना है, और वो जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पर -3 के प्लेस पे रखाएगा, और वहाँ से हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बाकी को वैल्यू को लिखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर ये आपका 1 के लिए मैं एडजॉइंट निकालता हूँ, तो 1 के लिए एडजॉइंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा -3 - 2, तो ये हो जाएगा -3 - 2, और लिखेंगे कहाँ उसको, अल्फा के जगह पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी -3 - 2 आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए कभी भी जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो चिन्हों को चेंज करते हैं। कैसे करते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस, सॉरी ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे, अब अल्फा को अगर आप कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 5। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए भाई यहाँ पर हो सकता है कई लोगों को ये अल्फ़ा का वैल्यू जो मैंने एडजॉइंट का बताया उसमें समझ में ना आया हो, तो अगर ऐसा है तो आप पूरा एक एडजॉइंट निकाल लो आराम से, ठीक है, और फिर वहाँ से कंपेयर कर लेना। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट तरीका आपको बताया कि अगर आपको अल्फ़ा चाहिए, ठीक है, अल्फ़ा का प्लेस कौन सा है, यहाँ पर है, ठीक है, ये है -3, लेकिन -3 का निकालेंगे तो वो यहाँ पर रखा है, इसलिए आपको ये वाली वैल्यू 1 के लिए एडजॉइंट निकालना है, वो आपका -3 के प्लेस पे आएगा और वही फिर आपका अल्फ़ा का वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 10th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर का क्वेश्चन सेट रिलेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका बाइनरी बोला गया है डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, मतलब किसी भी सेट में अगर मैं दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करता हूं तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। बोला गया है कि मे हैव सेम आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एक समान हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोला है कैन नॉट हैव सेम आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी समान नहीं होंगे। तीसरा बोला है मे हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन बोला है ए और सी आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जब भी मे है वो कब आता है ना, मतलब पॉसिबिलिटीज़ की बात आती है, तो आपको वहाँ पर अगर कोई चीज़ मिल गया तो वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि बोल दिया गया कैन नॉट हैव बोल दिया या ऑलवेज बोल दिया, तो उस केस में आप एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल बता दीजिए जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, फिर आप उस ऑप्शन को इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बोला गया था सेम ऑपरेशन ऑन अ सेट, डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। पहले सेट ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, z आपका इंटीजर्स का सेट हो गया, और यहाँ पर मैं ऑपरेशन 1 ले लेता हूँ एडिशन, ऑपरेशन 2 ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या ऑपरेशन 2 को ले लेता हूँ सब्सट्रैक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन जो है प्लस और माइनस, वो आपका इंटीजर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये आपको पता होगा। और दोनों ही केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये E1 भी 0 आएगा और ये E2 भी आपका 0 आने वाला है। तो देखिए आपने एक सेट लिया, दो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन लिए और आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल आ गया, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। मे है वाली बात बोला था, हो गया भाई। कैन नॉट है बोला था तो नहीं होगा, क्या हो तो गया, तो सेकंड ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। थर्ड क्या है, मे हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट्स, क्या डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस बार मैं ऑपरेशन ले लेता हूँ एडिशन और आपका ऑपरेशन 2 ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 1। तो इस केस में देख लीजिए आपके पास क्या हो गया, मे हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यस आपका डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे आपके बेसिक सेट के जो आपके क्वेश्चंस है, ये आपका ग्रुप थ्योरी का भी बहुत बेसिक चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। आपको डिफरेंट सेट के बारे में आपका ऑपरेशंस पता होना चाहिए कि कौन से आइडेंटिटी है, कौन सा इन्वर्स होगा, ये सब चीज़ आपको पता रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 डोमेन रेंज का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बोला गया है आपका y इज इक्वल टू दिया गया है e⁻x डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, अब बोला गया है कि इसका रेंज क्या होगा, इसका हमको रेंज फाइंड करना है, वैल्यूज़ क्या यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कि ये है इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास 2.5 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो हमें क्या करना है 2.5 से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर लेना है, तो इस नंबर से छोटा इंटीजर लेना है, तो इस नंबर से छोटे इंटीजर को 2 हो जाएगा, 1 होगा जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 2.5 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन इन सब छोटे में सबसे बड़ा लेना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, उस नंबर से छोटा लेकिन इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है। मान लीजिए ये रहता आपका 7.9 रहता, तो वैल्यू क्या आएगी, इस नंबर से छोटा इंटीजर लेकिन बाकी इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो इस नंबर से छोटा इंटीजर क्या होगा, 8 आएगा क्या भाई, 8 तो बड़ा है ना, तो इस नंबर से छोटा 7, 6, 5 ये सारे इंटीजर्स हैं, इनमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये 7। तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है y आपका दिया गया e⁻x डिवाइडेड बाई
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो e की पावर x है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। e की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू आपका बड़ा होते जाता है और ये वैल्यू आपको कहाँ जाएगा, सीधा बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट हो धीरे धीरे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। अब नीचे वाले को देखते हैं, ये क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। तो अब हमें ये देखना है, देखिए ऑप्शन से अगर आप देखोगे तो सारे ऑप्शंस के राइट साइड में ओपन इंटरवल इन्फिनिटी दिया गया है, तो ये तो करेक्ट चीज़ है। अब हमें लेफ्ट में बस चेक करना है कि क्या वैल्यू 0 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 0 की, तो ये जो ऊपर में e की पावर x है ये कभी भी आपका 0 नहीं बनता है ना भाई। e की पावर x जो है हमेशा क्या रहता है, 0 कभी भी नहीं बनता वो। तो ऊपर में अगर 0 नहीं बना है तो कभी भी ये वैल्यू 0 आएगा क्या, नहीं आने वाला है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये वैल्यू 1 आ सकता है। ये जो वैल्यू है x का ऐसा कौन सा मान है जिसपे ये वैल्यू 1 आ जाए। तो अगर x का वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो y क्या आ जाएगा, e की पावर 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/1, दैट मीन्स 1। तो 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन तो आपका ओके हो सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया, वो क्या बोल रहा है, 0 के बाद सीधा सॉरी नहीं, सी ऑप्शन को भी छोड़ते हैं, डी ऑप्शन को देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, 1 नहीं आएगा बोल रहा है। तो डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर से डिस्कार्ड हो गया। तो ए और डी तो आपका डिस्कार्ड हो गया, बचा बी और सी, ठीक है। अब देखिए क्या ये जो वैल्यू है कभी भी 0 से बड़ी होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा क्या। अब देखिए मेन यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 और 1, 0 तो नहीं आ सकता, 1 आ गया, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यूज क्या आएंगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू को 0 और 1 के बीच में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि जो ऊपर का न्यूमरेटर है ना, ये जो अंश का मान है वो हर के मान से छोटा होगा। तो हमें e की पावर x और मॉड ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इसके बीच में रिलेशन बताना है। अगर ये वैल्यू बड़ा हो गया, ठीक है, e की पावर x बड़ा हो गया तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में कभी नहीं आएगा, और अगर ये छोटा हो गया तो हमेशा आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू कहाँ से 2.71 से शुरू होता है, ठीक है, और पावर में x दिया गया है और ये क्या हो रहा है x प्लस 1 दिया गया है। तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो e की पावर x हमेशा आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो e की पावर x हमेशा बड़ा होगा तो वैल्यू कभी भी आपका 0 और 1 के बीच में नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिया गया है, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/a माइनस c इज़। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो लास्ट में 1/a माइनस c नहीं होगा, वो 1/1 माइनस c होगा, ठीक है। वहाँ पर जो a दिया गया है ना वो नहीं होगा, वो आपका 1 माइनस c होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax प्लस वाई प्लस जेड आपको इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यहाँ पर x जोड़ देते हैं, तो ax प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये ax को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका y प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस ax, ये हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस a, ठीक है। ये चीज़ हो गया। सिमिलरली जैसे हमने इक्वेशन 1 में x जोड़ा था वैसे हम इक्वेशन 2 में आपका, ये आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो 1 में आपने x जोड़ा था, 2 में आप y जोड़ दीजिए और 3 में आप जोड़ दीजिए z। और सेम इसी प्रकार से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y 1 माइनस बी, और ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z 1 माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर से देखिए सारे इक्वेशंस में से अगर मैं 1 माइनस ए की वैल्यू निकालूंगा, या आप ऐसा करिए, ऐसा करो आप इसको नीचे ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका x/x प्लस वाई प्लस जेड, 1/1 माइनस बी हो जाएगा y/x प्लस वाई प्लस जेड, ये 1/1 माइनस सी हो जाएगा z/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और तीनों इक्वेशंस को आप जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। ये देखिए ध्यान देंगे तो जो आपका हर है वो इक्वल है, तो आपका अंश जुड़ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा आपका 1।
तो ये वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर जो 1 की जगह ए दे दिया है, ठीक है, तो ये ए नहीं होगा, ए रखोगे तो कभी भी जीवन में वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं इसमें, ए का वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए। और अगर आप ए करके सॉल्व करोगे इसको, अगर आपने ए करके सॉल्व किया है तो ये ऑप्शन नंबर -1, 1 और सी नहीं होगा, इसका फिर आपको ऑप्शन नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा। लेकिन आप खुद देखियो भाई, ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ कटेगा ही नहीं, ये वैल्यू कुछ आएगा नहीं, तो अब नन ऑफ दिस इनमें से कुछ नहीं आएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना। तो व्यापक भी इसका ऑप्शन ले लिया डी मार दिया, वो ये नहीं होगा। लेकिन आपको समझना है, अब आप भी कैसे समझोगे इस चीज़ को, ये भी बड़ा दिक्कत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1 - सी होगा, तब आपका आंसर यहाँ पर 1 आएगा। और कभी भी अगर इसको आप 1 की जगह में ए रखोगे ना, तो वैल्यू यहाँ पर ना 1 आएगा, ना ही -1 आएगा और ना ही सी आएगा। तो इस केस में आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। आप 1/1 - ए 1 - बी 1 - सी करोगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। और अगर आप यहाँ पर a - सी रखोगे ना, तो इनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा टाइम वेस्टिंग चीज़ है। इसको लेके अगर आप बनाओगे तो कभी भी आपका वैल्यू नहीं आएगा। और ऑप्शन नन ऑफ दिस है, मतलब ये तो आएगा नहीं इनमें से कुछ। तो नन ऑफ दिस में अगर आप तुक्का मार दिया, हो सकता है करके तो लगा दी तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन भी चले गया। व्यापम ने इसका आंसर ले लिया है डी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये तीनों ऑप्शन नहीं आने वाला है। लेकिन फिर आएगा कितना, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। तो अब भाई ये तो आपका किस्मत के ऊपर में है कि आपने जिस क्वेश्चन को बनाया है पता चला वो गलत है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। जैसे 1 - ए 1 - बी, तो समझ में आ जाएगा कि 1 - सी होना था, 1 - सी नहीं है, तो फिर इसमें या तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है या तो फिर ऑप्शन ये नन ऑफ दिस ऐसा कुछ आने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में जो पॉइंट दिया गया है z⁶ + 1/z⁶, इसका पावर वो 2 लिखना भूल गया था। तो वो 2 न लिखने की वजह से उसने इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया, जो कि सही बात भी है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर वहाँ पर 2 रहता तो ये कितना ईजी क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है, ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये चीज़ है। अगर उसने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो उसको कितना तकलीफ होगा कि एक सिंपल सा 2 नहीं है इस क्वेश्चन में, इसकी वजह से ये क्वेश्चन विलोपित हो गया, जो कि बन सकता था। तो ऐसी गलती व्यापम के द्वारा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। अगर यहाँ पर 2 रहता, ठीक है, तब तो एक क्वेश्चन विलोपित नहीं होता। तब इस केस में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, z⁴ + z+1 = 0 दिया गया है। यहाँ पर से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर z² + z = -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, -1 आ गया। z² + z = -1। अब अगर मैं z का यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में z का अगर गुणा कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, z⁵ + z⁵ + z = 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए वैल्यू यहाँ पर z² + z की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा आपका z⁵ - 1 = 0। दैट मीन्स z⁵ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप क्या चीज़ हमने यहाँ पर किया है। अब अगर z⁵ का मान 1 है तो z⁵ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। z⁵ का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका z² + 1 / z² + z⁴ + 1 / z² 2। ऐसे ही आपके पास सारे वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ पर 2 है तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, +1 z⁴ का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 में हो जाएगा 8 + 1/z⁴ प्लस 5 में हो जाएगा 10 + 1 / z⁴ 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z⁴ 12 + 1 / z⁴ कितना हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए चाहो तो आप इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी बना सकते थे। जैसे कि z⁵ का मान 1 है तो z⁵ आपके पास 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। z⁴ 5 की वैल्यू हो जाएगी z। इस प्रकार से ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसी से ये बन जाएगा। तो चलिए सारे वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे z² + 1, इसका वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है,
जेड स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, जेड स्क्वायर प्लस 1 का मान हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर है, प्लस जेड की पावर 4, जेड की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, जेड की पावर 4 को आप जेड लिख सकते हैं, क्लियर है ये चीज़। और जेड प्लस 1 का वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर की पावर 2 प्लस जेड की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, जेड की पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और जेड की पावर 3 का वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन जेड की पावर 8 को क्या लिखा जा सकता है, जेड की पावर 2 लिखा जा सकता है, और जेड की पावर 4 को जेड लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, जेड अपॉन जेड, मतलब ये हो जाएगा जेड अपॉन जेड की पावर 2 प्लस पावर कितना है, 10 है, 10 को आप कितना लिख सकते हो, जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 को क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा जेड हो जाएगा, 10 को क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस 1, और जेड प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर पावर 2। लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, जेड का पावर 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, और नीचे भी 1 पावर हो जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर है यहाँ तक। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता अगर क्वेश्चन में यहाँ पर z की पावर 6 प्लस 1/z की पावर 6 का होल पावर 2 दिया रहता तो, ठीक है। तो चलिए भाई अब इस बार तो ये मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, क्या पता अगले बार ना हो। तो आपको मेन है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट कहाँ पर कौन सा लगाना है ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला 15 नंबर का क्वेश्चन सिंपल है, इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ही कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। वहाँ से आप इसको ईजिली यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर का क्वेश्चन सेट और रिलेशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको एस और टी दो सेट दिए गए हैं और आपका ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन आप जानते हैं क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो चलिए सेट एस आपको दिया गया है, एक्स वाई ऐसे ऑर्डर पेयर है जहाँ पर वाई का मान x+1 के बराबर है और एक्स का मान क्या है 0 से 2 के बीच का आपको वैल्यू लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कुछ पॉइंट्स को लिखने की। मान लीजिए x का वैल्यू है 1, अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँगा तो y का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अगर मैंने x की वैल्यू 1.1 लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2.1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास S में सेट आने वाले हैं। अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों ही सेम होने चाहिए। तो देखिए भाई आपका जो x है, जो y है, वो x में से एक ज़्यादा है, तो क्या ये दोनों कभी भी एक बराबर हो पाएंगे। देखिए आपका x इज रिलेटेड टू x, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। लेकिन आपके पास ये जो x और ये जो y वाला पॉइंट है वो क्या आ रहा है, x+1 के बराबर आ रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल होगा क्या हमारे रिलेशन में, कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो कोई भी सेट अगर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तब आगे वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर भी जाए तो भी आपका यहाँ पर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो S जो है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम t की बात करें, t में दिया गया है x - y इज इंटीजर, तो आप जानते हो x - y अगर इंटीजर दिया गया है या आपका x+y इंटीजर दिया गया है तो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ये आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी। अब ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, उसको आप इजीली कर सकते हो। मेन ये चीज़ था, इसको आपको समझना जरूरी था, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मान लीजिए इक्विवेलेंस भी नहीं देता, वो पूछ देता क्या रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ठीक है। वो अगर बोल देता कि क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, अलग अलग पूछ देता, तब क्या होता भाई, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो आपने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव तो कभी नहीं होगा, ये दोनों बराबर तो कभी नहीं हो सकते। देखो x और y, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ये दोनों बराबर हो, और दोनों बराबर हो नहीं सकते क्योंकि y की जगह में x+1 है, x से एक ज़्यादा, तो रिफ्लेक्सिव तो ये कभी नहीं हो सकता। क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या है कि अगर x और y आ रहा है तो y और x भी आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होता है ना, अगर x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। तो मान लो अगर मैंने पॉइंट लिया था ये 1 2 आया है ना, मैंने जब x का मान 1 लिया था तो ये 1 2 आया, तो क्या कभी भी मेरे पास 2 और 1 आएगा क्या। 2 1 आने का मतलब क्या है, y का 2 और 1 कब आएगा,
देखिए 2 और 1 आने का मतलब क्या है कि जो ये फर्स्ट टपल है वो बड़ा हो जाए और सेकेंड टपल छोटा हो जाए। तो देखियो भाई, पहला टपल जो है वो इसके बीच से आ रहा है, ठीक है। x का जो मान है वो 2 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो x का वैल्यू 2 के बराबर भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर x का वैल्यू हमने क्या लिया है, 2 ले लिया है। तो ये कभी हो पाएगा क्या, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो ये जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा एक्सटेंड करना है नॉलेज को, ठीक है। तो ये कब हो पाएगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बेसिक चीज़ें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं भी होगा तो यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बेसिक कमज़ोर है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश यही करिए कि पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तभी ये आपका वर्थ रहेगा। ये जो आपका लेक्चरर मैथमेटिक्स 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उसके पहले पार्ट में आपका 20 प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपके एल्जेब्रा के क्वेश्चंस हैं, वेक्टर के क्वेश्चंस हैं, आपका सेट रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस हैं। तो इसके 20 प्रश्न में से मैंने 11 को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन व्यापम द्वारा गलत आंसर लिया गया है, कुछ का क्वेश्चन में मिस्टेक है, जिसको मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं पर मिस्टेक हो गया है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर ये चीज़ में कॉन्सेप्ट आपने गलत बताया है। मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। और अगर इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई सा भी डाउट है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप डिटेल में डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 20 में से 11 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।